अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम मोनोन्यूक्लियोटाइड को डिटेल से डिस्कस करेंगे और एएमपी, एडीपी और एटीपी के जो कॉन्सेप्ट है, उसके जो स्ट्रक्चर है, वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। ये बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लिक एसिड का, जो कि 3 केमिकल से बना होता है, जिसमें है नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप। ये 3 केमिकल मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात कर लें तो 3 टाइप्स है, जिसमें है मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड का मतलब है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड मौजूद हो। इस तरह डाइन्यूक्लियोटाइड का मतलब है कि जिसमें 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाए। इस तरह आप देख सकते हैं कि ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड है, नीचे दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, और यहाँ आपको सिंपलेस्ट वे में भी नजर आ रहा है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मौजूद हो, इस तरह लॉन्ग चेन हो। इस तरह आपको सिंपल वे में भी नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको बाकायदा तौर पर केमिकल स्ट्रक्चर भी नजर आ रहे हैं पूरे न्यूक्लियोटाइड का। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे मोनोन्यूक्लियोटाइड को। तो हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि मोनोन्यूक्लियोटाइड्स मेड अप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड। मोनो का मतलब ही एक है, तो सिर्फ और सिर्फ जब एक ही न्यूक्लियोटाइड हो, एक ही न्यूक्लियोटाइड, आपको कंफ्यूज नहीं होना, उसके अंदर 3 केमिकल होते हैं लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड हो इस तरह, तो उसको हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे आप गौर से देख लें, ये 3 केमिकल है जो कि एक न्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं। इसमें है नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर और फास्फेट ग्रुप। यहाँ अब ये जो दरमियान वाली चीज़ है ना, शुगर, इसको हम अब चेंज नहीं करेंगे। जो साइड वाले चीज़ें हैं ना, लेफ्ट और राइट, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट को हम चेंज कर सकते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस के 5 एग्जांपल हो सकते हैं: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस की जगह हर एक आ सकता है। और फास्फेट हम एक भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह स्ट्रक्चर बनता है। सबसे पहले अगर हम एक फास्फेट रख लें और नाइट्रोजनस बेस की जगह एडेनिन रख ले, तो इसका नाम बन जाएगा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, या आप सिंपल एएमपी इसको कह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो दरमियान वाली चीज़ है ना, शुगर, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, साइड वाली चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस में सबसे पहले हमने लिया एडेनिन और फास्फेट हमने रखा एक। आपको पता है जब एडेनिन और शुगर आपस में मिल जाए, यानी फास्फेट के अलावा ये जो स्ट्रक्चर है, इसका नाम बन जाता है एडेनोसिन। और चूंकि एक फास्फेट है तो तब इसका नाम है मोनोफॉस्फेट। तो ओवरऑल नाम बना एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इस तरह नाइट्रोजनस बेस वही एडेनिन है, फास्फेट की तादाद में अगर हम इजाफा कर ले, 2 कर ले, तो इससे बन जाएगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। और वही एडेनिन है, फास्फेट हम 3 कर ले, तो इससे बन जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस तरह अगर हम नाइट्रोजनस बेस की जगह लगाए गुआनिन और एक ही फास्फेट हो, तो नाम बन जाएगा ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। इस तरह ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट और ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर हम साइटोसिन लगाए तो इसका नाम फिर बन जाएगा साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। याद रख ले कि साइटोसिन और राइबोज शुगर जब आपस में मिल जाए, फास्फेट के अलावा जो स्ट्रक्चर है, तो इसको हम पे कहते हैं साइटिडीन। और चूंकि एक फास्फेट है तब इसका नाम है साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। अगर 2 फास्फेट है और एक शुगर है और एक साइटोसिन है, तो नाम बन जाएगा साइटिडीन डाइफॉस्फेट, और इस तरह साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। सिमिलरली अगर हम नाइट्रोजनस बेस को फिर से चेंज कर ले, तो थायमिडीन मोनोफॉस्फेट, थायमिडीन डाइफॉस्फेट और थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट। और लास्ट में यूरिडाइन मोनोफॉस्फेट, यूरिडाइन डाइफॉस्फेट और यूरिडाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो सारे नाम आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये सारे बेसिकली एग्जांपल है मोनोन्यूक्लियोटाइड का। क्योंकि आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वही एक न्यूक्लियोटाइड है। फास्फेट के नंबर में चेंज आ सकता है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड डबल नहीं आए, डबल नाइट्रोजनस बेस नहीं आया, डबल राइबोस नहीं आया। तो सिर्फ और सिंगल चीज़ है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। उसमें मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हो सकते हैं। किस तरह हो सकते हैं कि हम नाइट्रोजनस बेस को चेंज करते हैं, फास्फेट की तादाद को चेंज करते हैं, तो डिफरेंट वो न्यूक्लियोटाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड बन जाता है। लेकिन इसमें जो सबसे 2 पहले है एडेनिसिन और ग्वानिसिन वाला, ये आपको डीएनए और आरएनए में भी मिल सकता है और
फ्री फॉर्म में भी मिल सकता है, यानी डीएनए और आरएनए के अलावा आपको साइटोप्लाज्म में मिल सकता है। जबकि जो आखिरी 3 है ये आपको सिर्फ और सिर्फ डीएनए और आरएनए के अंदर मिलेंगे, फ्री फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे। लिहाजा सबसे जो इम्पोर्टेंट है इन सारों में वो एडेनिन और ग्वानिसिन वाला है, और इन दोनों में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एडेनोसिन वाला है। तो लिहाजा हम मोनोन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल में लिखते हैं कि मोनोन्यूक्लियोटाइड का एग्जांपल है एएमपी, एडीपी, एटीपी, लेकिन आपको ज़हन में रखना है कि और भी बहुत सारे एग्जांपल है जो कि अभी आपको मैंने स्लाइड में शो किए हैं, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता। जब आप बुक्स को रीड करते हैं तो वहाँ भी लिखा होगा कि एएमपी, एडीपी और एटीपी आर द एग्जांपल ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड। अच्छा, अब देखिए इन तीनों को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल प्रोवाइड करता हूँ। ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें ये जो डबल रिंग है ना ये एडेनिन है, और ये जो दरमियान में है ये पेंटोज शुगर है। और जब एडेनिन और पेंटोज शुगर आपस में मिल जाता है तो इसको हम नाम देते हैं एडेनोसिन। लिहाजा यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है ये जो रेड बॉक्स के अंदर ये अब बन गया एडेनोसिन, और चूंकि एक फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है तो ओवरऑल नाम बनेगा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर इस तरह एक और फास्फेट को यहाँ पे प्लस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि OH एक से आएगा और दूसरे से आएगा H, क्योंकि जब आप दो छोटी चीज़ें मिलाते हैं और एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल लाजमी तौर पर रिलीज होगा। तो OH निकला एक से, H निकला दूसरे से, और यहाँ पे P और ऑक्सीजन के दरमियान एक न्यू बॉन्ड बन जाएगा, और इस बॉन्ड को हम कहेंगे फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। फॉस्फो लफ्ज़ इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट के दरमियान बॉन्ड है। इनहाइड्राइड का मतलब है कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल के हमें रिजल्ट में ये बॉन्ड मिला, यानी वाटर मॉलिक्यूल की रिमूव होने के बाद ये बॉन्ड बना, तभी फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड कहलाता है। और याद रख ले, जब भी आप बॉन्ड बनाते हैं तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो एनर्जी हमें फिर उसे वापस देता है। तो यहाँ पे हमने बॉन्ड बनाया है दो फास्फेट के दरमियान, तो यहाँ पे हमने ज़रूरत होगी 7.3 कैलोरी पर मोल एनर्जी की। और अब ये जो स्ट्रक्चर बना ये अब होगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, क्योंकि अब यहाँ पे फास्फेट 2 है। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं, ये बॉन्ड आपको पता चला कि ये है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है उसको हम कहेंगे ईस्टर बॉन्ड, और इस साइड पे आप देख ले कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है इसको हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं कि एक एडीपी के मॉलिक्यूल में 3 किस्म के बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं। राइट साइड पे है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दरमियान में है ईस्टर बॉन्ड, और लेफ्ट साइड पे आपको मिलेगा फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। अगर हम इसके साथ एक और फास्फेट लिंक कर ले तो इस तरह ये लिंक हो जाएगा, एनर्जी देके 7.3 कैलोरी पर मोल एनर्जी देके, और ये जो बॉन्ड है ये भी फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है, और ये जो पूरा मॉलिक्यूल है अब इसका नाम होगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि यहाँ तक है एडेनोसिन, उसके बाद है 3 फास्फेट, तो एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे बना। आप देख सकते हैं कि ये जो 2 बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ईस्टर बॉन्ड, इसमें एनर्जी कम होती है, और फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड जो है वो हाई एनर्जेटिक बॉन्ड होते हैं। इसकी क्या वजह है वो अब फिर हम कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो फॉस्फेट के दरमियान जो बॉन्ड है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड कहलाता है, और ये हाई एनर्जेटिक है एज कंपेयर टू ईस्टर बॉन्ड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तभी ये जो हाई एनर्जेटिक बॉन्ड है ये इसको वेव के साथ शो करते हैं, कि वेव का मतलब है कि इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ पे आप 2 और बॉन्ड देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ईस्टर बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो स्ट्रेट लाइन से शो किया है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि इसमें कम एनर्जी है, जबकि फॉस्फेट के दरमियान जो बॉन्ड है वो हाई एनर्जेटिक है, और यहाँ पे वेव से शो किया हुआ है। जब जिस्म को और या सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये एडीपी मॉलिक्यूल का ये जो बॉन्ड है फास्फेट और फास्फेट के दरमियान ये इस तरह टूट जाता है, और एक तरफ से फास्फेट निकल जाता है इनऑर्गेनिक और एनर्जी रिलीज कर लेता है। मैंने आपको बताया था जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, पीछे जो मॉलिक्यूल बचेगा उसका नाम अब होगा एडीपी, क्योंकि एक फास्फेट का बॉन्ड टूट गया एटीपी से और ये बना एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और इस वजह से हम कहते हैं एटीपी इज एनर्जी करेंसी, यानी ये एनर्जी प्रोवाइड करती है सेल को जब ज़रूरत होती है। जब सारे एटीपी मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं एडीपी में भी हाई एनर्जी बॉन्ड है ये भी टूट जाता है,
اور سارے کے سارے ATP مالیکول اب کنورٹ ہو گئے ہیں AMP میں۔ اب اگر انرجی کی ضرورت ہو تو پھر ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ پھر ہم خوراک کھاتے ہیں، اس فوڈ کی انرجی سے AMP پلس فاسفیٹ سے ADP بن جاتا ہے، اور پھر ADP پلس فاسفیٹ سے پھر واپس ATP بن جاتا ہے، اور وہ جو انرجی ہے خوراک کا وہ سٹور ہو جاتا ہے اس ATP کے اندر۔ جب سیل کو ضرورت ہو تو اس ATP کو پھر توڑ کے وہ انرجی ریلیز کرتا ہے۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے کنسپچول وے میں ڈائی نیوکلیوٹائڈ۔